नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में, जिसमें हम अपने आरोह पुस्तक का पद्यांश भाग का वे आंखें नामक कविता का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत है। और यह कविता उनके प्रगतिवादी युग से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने हमारे उस ग्रामीण परिवेश की एक झांकी प्रस्तुत की है जो स्वाधीन भारत के जमींदारी प्रथा के का शोषण का शिकार हो चुकी है। एक किसान की उस दयनीय स्थिति को अवगत करवाया है, जो महाजन के ऋण को चुकाने के लिए अपना सर्वस्व खो देता है, और ऐसी चिंताजनक स्थिति में भी उसका कोई सहारा या कोई सहयोगी शेष नहीं रहता है। तो कल हमने इसके विषय में अध्ययन किया था कि वे आंखें यानी किसान की वे आंखें जिन्होंने इस सारे परिदृश्य को न केवल देखा बल्कि भोगा था, और उसी का एक चित्र जो है वो हमारे समक्ष भी उपस्थित करता है। विशेष बात है कवि के लेखन शैली की कि ये शैली इतनी सर्वोत्कृष्ट है कि पाठक के कल्पना पटल पर भी ये चित्र जो है अनायास ही उभर कर आ जाता है। तो देखिए, हम इसके तीसरे पद्यांश से इसका आगे का जो क्रम है वो जारी रखते हैं। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। सुमित्रा नंदन पंत वास्तव में इस प्रगतिशील कविता वे आंखें के माध्यम से किसान की दुर्दशा का चित्र जो है हमारे सामने उपस्थित करते हैं, जिसमें वो जमींदारी प्रथा के द्वारा किस तरह से शोषित और दमित किया जा रहा है, और किस तरह से इस शोषण और दमन में न केवल वो किसान बल्कि उसका पूरा परिवार जूझ रहा है। क्या कहते हैं कवि कि जो किसान है उसकी आंखों में ही एक दृश्य जो है वो घूम रहा है, अर्थात उसको बार बार अपनी स्मृति में याद आ रहा है। वह उसकी आंखों का तारा, आंखों का तारा बहुत प्यारा, यानी एकमात्र पुत्र, इकलौता बेटा, यानी अपने इकलौते बेटे के बारे में जब भी किसान सोच रहा है तो एक दृश्य जो है उसकी आंखों के समक्ष घूमने लगता है। बेटे के साथ क्या हुआ था? कारकुनों यानी जमींदार के लठैत नौकरों, यानी जमींदार के लठैत नौकरों की लाठी के माध्यम से जवानी यानी युवावस्था में जिसकी हत्या कर दी गई थी, वह जो किसान का प्यारा बेटा है, इकलौता बेटा है, वह किसान की आंखों में यानी स्मृति पटल में उसको बार बार दिखाई दे रहा है, अर्थात उसकी याद उसे आ रही है। अब इसे जमींदार या महाजन जो है, इनकी द्वारा दी गई जो राशि है, जो धन है, उसको चुकाने में किसान को क्या क्या चीजें बलिदान करनी पड़ी, किन किन चीजों से हाथ धोना पड़ा, उसी के विषय में कवि जो है अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुरकुही बर्तों की जोड़ी। देखिए क्या कहते हैं यहाँ सुमित्रा नंदन पंत कि महाजन यानी महान माने जाना वाला व्यक्ति, यानी जो उस ग्रामीण परिवेश का सबसे धनी व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने न ब्याज की कौड़ी यानी ब्याज चुकाने के लिए एक सिक्का तक किसान के पास शेष नहीं छोड़ा, और उसी महान व्यक्ति के, धनी व्यक्ति के ब्याज को चुकाने के लिए किसान के घर यानी उसकी झोंपड़ी, द्वार यानी उसका जो मुख्य द्वार था, वो सब कुछ क्या हो गया? बेचना पड़ गया। अब किसान के आंखों में चुभती वह, यानी बार बार उसकी आंखों में उसे उन दो बैलों की जोड़ी याद आती हो, और उसे यह दृश्य दुख देने लगता जिन बैलों की जोड़ी को उसने कुर्क कर दिया था, अर्थात नीलामी में बेच दिया था। कुर्क यानी नीलामी, नीलामी में बेच दिया था। किस लिए? महाजन के ब्याज को चुकाने के लिए। तो कवि क्या कहते हैं कि महाजन यानी धनी व्यक्ति के द्वारा दिए गए ऋण के ब्याज को चुकाने के लिए किसान के घर
बार सब बेच दिए गए। उसके घर में एक सिक्का तक बाकी नहीं बचा था और उसके 2 हष्ट-पुष्ट जो बैलों का जोड़ा था उसको भी नीलाम करना पड़ा। और जब भी वो बैलों के जोड़े के बारे में सोचता तो वह चित्र जो है उसकी आंखों में चुभने लगता, अर्थात उसको पीड़ा होने लगती, उसके दुख को बढ़ाने लगती। अब उजरी, उजरी थी एक गाय। क्या कहते हैं देखो कवि, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। क्या कहते हैं देखो, सुमित्रा नंदन पंत ने प्रगतिवादी इस कविता के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में किसान की दुर्दशा का एक चित्र खींचा है और हमें उसका साक्षात्कार करवाया है। कवि कहते हैं कि किसान की एकमात्र गाय जिसका नाम था उजरी, वह उसके यानी किसान के सिवा यानी अलावा किसे यानी किसी और व्यक्ति को कब यानी कभी भी पास यानी नजदीक दुहाने यानी दूध दुहने के लिए आने देती, प्रश्न करते हैं आने नहीं देती थी। यानी उजरी नामक गाय उस किसान के अलावा किसी और व्यक्ति को किसी भी समय अपने नजदीक दूध दुहने के लिए आने नहीं देती थी। आह, अब आह यानी दुर्भाग्यवश, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजड़ गई यानी नष्ट हो गई, सुख की खेती आनंद देने वाली जो खेती थी वह भी वो नष्ट हो चुकी थी। और उसके बारे में सोच करके जब किसान की आंखों में उसका दृश्य दिखाई देता था तो उसकी पीड़ा और ज्यादा बढ़ जाती थी, अर्थात उसको दुख अफसोस होने लगता था। क्या कहते हैं अगली अगली कविता, अगली पंक्तियों में कहते हैं, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना यानी के अलावा, दवा यानी दवा, बीमारी से रक्षा के लिए दिया जाने वाला औषधि, के घरनी यानी घरवाली यानी पत्नी, स्वर्ग चली गई यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई, आंखें आती भर, और इस बात के बारे में सोचते ही आंखों आंखों में नमी भर आती है। देख रेख के बिना और बिना किसी देखभाल के, दूध मुही यानी छोटी सी छोटी अवस्था की बिटिया यानी किसान की बेटी 2 दिन बाद गई मर, और वह भी 2 दिन पश्चात मृत्यु का ग्रास बन गई। देखिए क्या कहते हैं कवि कि किसान की जो पत्नी थी वो बीमारी की अवस्था में दवा उपस्थित न होने के कारण, दवा उपलब्ध न होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई, स्वर्ग सिधार गई, जिसके बारे में सोचते ही किसान की आंखें भर आती थी, अर्थात उसे रोना आता था। और उस पत्नी के यानी उस छोटी सी कम अवस्था वाली बच्ची की मां के मर जाने के पश्चात उस बच्ची की देखभाल भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाई, जिसके कारण वह बच्ची भी 2 दिन पश्चात मृत्यु प्राप्त कर चुकी थी, अर्थात वह छोटी सी बच्ची भी मर गई थी। अब क्या होता है, आगे कवि क्या कहते हैं, घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू यानी पुत्र वधू, बेटे की पत्नी, लक्ष्मी थी, उसका नाम क्या था, लक्ष्मी। यद्यपि पति घातिन, पति यानी अपने पति को, घातिन यानी मारने वाली या अशुभ थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, और उसे भी जो वहां का उच्च अधिकारी था कोतवाल, उस व्यक्ति ने भी उसे जबरदस्ती अपने पास बुलवाया और उसके प्रति क्या गलत व्यवहार या उसकी प्रतिष्ठा या उसके सम्मान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, जिसके कारण डूब कुएं में मरी एक दिन। वह अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। क्या कहते हैं कवि कि अब किसान के घर में उसकी पुत्र वधू, पुत्र की जो पत्नी थी यानी पुत्र वधू, किसान की पुत्र वधू जो विधवा हो चुकी थी, उसका नाम था लक्ष्मी। लेकिन माना गया कि गांवों की जो संकीर्ण सोच है उसके आधार पर जो विधवा हो जाती है तो इसका मतलब वो अपने पति की घातिन है, यानी अपने पति की मृत्यु का कारण बनने वाली स्त्री है। उसके प्रति भी, उसके सम्मान को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की वहां के उच्च अधिकारी अर्थात कोतवाल ने, और इसी सम्मान की रक्षा के लिए जो वह किसान की पुत्र वधू थी वह भी एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। आगे कवि क्या कहते हैं, खैर
पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। जो किसान है वो ये सोच रहा है, कवि के अनुसार किसान सोच रहा है कि हालांकि जो पुत्र वधू मृत्यु को प्राप्त हो गई, खैर यानी हालांकि पैर की जूती जोरू यानी पत्नी जो है वो अगर मर जाए तो उसको तो पैर की जूती के सदृश माना जाता है। ना एक सही, अगर एक न मिले तो दूसरी आती, तो दूसरी मिल जाती है। लेकिन पर जवान लड़के की सुध कर, लेकिन अपने जवान लड़के की याद आते ही सांप लौटते फटती छाती, तो किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं और वह फटने लगती है, अर्थात दुख के कारण बहुत ज्यादा अफसोस और बहुत ज्यादा जो है संतप्त हो जाती है, यानी उसके हृदय में बहुत बड़ी संताप की उत्पत्ति होने लगती है। अब क्या बताते हैं कवि अगली पंक्तियों में, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। पिछले यानी बीते हुए दिनों में जो सुख की यादें थी वो जैसे ही याद आती, किसान की आंखों में एक क्षण के लिए एक अद्भुत चमक, एक अद्भुत रोशनी आ जाती थी। लेकिन तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन तुरंत ही जब वह वर्तमान की स्थिति के बारे में सोचता है, शून्य में गड़ वह चितवन, शून्य में यानी एक जगह किसी सोच में निमग्न हो जाना, ठीक है, उस समय जैसे ही उसे अपने वर्तमान की बात याद आती, चितवन जैसे ही उसकी नजरें वर्तमान में आती, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। तो वही जो यादें हैं वह तीखी चुभने वाली नोक, आगे अग्र सिरे में सदृश्य के समान, के अग्र सिरे में तीखी चुभने वाली नोक के सदृश्य बनकर वह उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगती। दोबारा से देखिए क्या कहते हैं प्रस्तुत कविता में कवि, कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, कि महाजन यानी जो धनी व्यक्ति था उसके ब्याज को चुकाने के चक्कर में किसान का घर बार सब बिक गया और उसके घर में एक सिक्का तक नहीं बचा था। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी, और उसके कर्ज को चुकाने के लिए जो बैलों की जोड़ी थी उसको भी नीलाम कर दिया। उसकी जैसे ही याद आती तो किसान की आंखों में वो बैलों की जोड़ी का जो दृश्य है वो चुभने लगता, अर्थात पीड़ा पहुंचाने लगता। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, और किसान की जो गाय थी जिसका नाम था उजरी, वो उस किसान के अलावा किसी और व्यक्ति को किसी भी समय अपने पास दूध दुहाने के लिए नहीं आने देती थी। लेकिन यानी दुर्भाग्यवश आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। लेकिन जो सुख रूपी समय की जो खेती थी, अर्थात लहलहाए खेत और अच्छा जो समय था वो सारा उजड़ गया, नष्ट हो गया। उसके बारे में जैसे भी याद आती तो उसका एक दृश्य जो है किसान की आंखों में नाचने लगता, अर्थात वो यादें उसको सताने लगती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। किसान कहता है कि उसकी जो घरवाली थी वो बीमारी की अवस्था में उचित दवा उपलब्ध ना होने के कारण स्वर्ग सिधार गई, जिसकी याद आते ही किसान की आंखें डबडबा जाती, आंसू भर आते। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और माँ के चले जाने के पश्चात उसकी दूध मुही छोटी सी बेटी यानी कम अवस्था वाली जो बेटी थी, कम उम्र की जो छोटी सी बच्ची थी, वो भी उचित देखभाल न मिलने के कारण मृत्यु का ग्रास बन गई। अब पुत्र की तो मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, तो घर में कौन बचा? घर में विधवा रही पतहु, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। किसान सोचता है कि अब उसके घर में एक पुत्र वधू जिसका नाम लक्ष्मी था, हालांकि वो अपने पति को खा जाने वाली थी, यानी पति की मृत्यु का कारण थी, एकमात्र वही शेष बची थी। लेकिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। लेकिन उसको भी, उसके भी सम्मान को हानि पहुंचाने के लिए जब वहां के उच्च पदाधिकारी कोतवाल ने उसे अपने पास बुलाया तो उसी सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए एक दिन वह कुएं में डूबकर मर गई।
खैर यानी हालांकि पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। किसान कवि कहता है कि किसान सोच रहा है कि हालांकि जोरू यानी जो पत्नी है वो पैर की जूती के सदृश है कि एक बार एक चली जाए तो उसके स्थान पर दूसरी बदल ली जाती है, आ जाती है। ये वास्तव में उस ग्रामीण परिवेश की संकीर्ण सोच के बारे में बताया है। लेकिन किसान सोचता है जवान लड़के की सुध कर जैसे ही उसे अपने युवावस्था में पले बढ़े जवान बेटे की याद आती तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते और उसकी छाती फटने को आती, अर्थात उसको बहुत दुख होने लगता। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लागती। यानी जो पुराना समय उसका बीता था जिसमें सुख ही सुख था, उसकी जो यादें हैं जो उसकी आंखों में एक विशेष कांति ला देती थी, एक चमक ला देती थी। लेकिन जैसे ही वह वर्तमान के विषय में सोचने लगता, यानी वही नजरें जब उसकी वर्तमान में आती तो वो शून्य में गड़ जाती, अर्थात फिर से वो सोचने के लिए विवश होता। और इस बार ये नजरें जो है तीखी नोक सदृश बनकर उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगती। तो इस प्रकार इस प्रगतिशील कविता में कवि ने हमारे स्वाधीन भारत में भी स्वाधीनता के पश्चात जो दुर्दशा व्याप्त थी उसकी एक झलक स्पष्ट की है, जिसमें हमारे ही देश के लोगों के द्वारा हमारे ही देश के लोग जो हैं शोषित और दमित किए जा रहे हैं। ये जमींदारी प्रथा के नाम पर जो है बड़े बड़े साहूकार और महाजन जो हैं छोटे किसानों और जो जमीन के मालिक हैं उनका न केवल शोषण करते हैं बल्कि उनके सारे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। तो अब जो है आगे बात आती है अभ्यास प्रश्नों की। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। किन बातों से डर लगता है? उन बातों से डर लगता है जिसे स्वाधीन देश का स्वाधीन किसान जो है वो भोग रहा है, उनको जो है अनुभव कर रहा है, जिसमें वो हर दिन जो है महाजन का शोषण का शिकार हो रहा है। उन आंखों से यानी किसान की उन आंखों की ओर संकेत किया गया है जिन दमनीय परिस्थितियों को किसान ने भोगा है। कवि ने उन आंखों से डर क्यों लगता है? ऐसा कवि को डर इसलिए लगता है क्योंकि वो परिस्थितियां वास्तव में बहुत ही बर्बरतापूर्ण थी और अमानवीयतापूर्ण थी। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? क्योंकि कवि अपने आप को प्रगतिशील युग से जोड़े रखते हैं और वो इसी युग से पाठक वर्ग का साक्षात्कार कराना चाहते हैं ताकि वे भी उन परिस्थितियों से अवगत हो सके और इसके खिलाफ एक आवाज बुलंद की जा सके। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? यद्यपि कवि अगर इन आंखों से नहीं डरता तो भी यह कविता लिखता, क्योंकि कवि ये मानता है कि वास्तव में इन परिस्थितियों की और हमारी जो पीढ़ी है उसका ध्यान आकर्षित होना जरूरी है, ताकि वो भी जो हमारा अन्नदाता है, किसान वर्ग है, जो उस समय जिस पीड़ा को भोग रहा था उससे साक्षात्कार कर सके, उससे परिचित हो सके। लेकिन इसमें जिस तरह का जो हृदय विदारक दृश्य है, उस हृदय विदारक दृश्य को जो है वो कवि वास्तव में अपने पर लागू करके उसे यहाँ पर उपस्थित कर रहा है। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया है? उन लोगों को जिम्मेदार बताया है जो महाजन, साहूकार, जमींदार आदि धनी वर्ग हैं और जो अपने इस पैसे का जो है गलत उपयोग करते हैं। किसानों को सहायता राशि के रूप में ऋण देते तो हैं, लेकिन उसी ऋण पे उनकी उम्मीद से परे ब्याज लगा देते हैं और उसी ब्याज को चुकाने के चक्कर में उनका शोषण करते हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक लाती है। किसान किन पिछले सुखों की ओर संकेत कर रहा है? उस समय की ओर संकेत कर रहा है जब किसान अपनी ही जमीन पर लहलहाती खेती बाड़ी को उगा करके अपनी जीविका को चला रहा है और अपने पारिवारिक जनों के साथ उन सुखों को भोग रहा है और अपने समस्त पारिवारिक जनों को उसमें साझेदार बना रहा है।
संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करिए, ये हमने अपने अनुवाद में कर लिया। घर में विधवा रही पोतहू, खैर पैर की जूती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। वास्तव में ये हमारे समाज की उस दकियानुसी सोच की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें विधवाओं के प्रति बिल्कुल भी सम्मानजनक नजरें नहीं होती है, और स्त्री चरित्रों को जो है वास्तव में पैर की जूती सदृश यानी संकीर्ण सोच के आधार पर जो है उनको बहुत ही निम्न स्थान दिया जाता है। स्त्रियों के प्रति बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें समस्त अधिकार और समस्त स्वतंत्रताएं नहीं दी जाती है, उनके प्रति बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए उनको जो है शोषण का शिकार बनाया जाता है। तो इन समस्त जो बुरी बुराइयां हैं समाज की, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। तो इस प्रकार एक बढ़िया जो लेख है, इसके ऊपर जो है हम कई उदाहरणों के माध्यम से लिख सकते हैं। जिस तरह से किसान की उस पुत्र वधू के सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए कोतवाल ने प्रयास किया था, वैसा ही जो कई ऐसे उदाहरण जो है हम समाज में दृष्टांत हैं, जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि स्त्रियों की गरिमा को, उनकी महिमा को जो है खंडित किया जाता है, क्षति पहुंचाई जाती है। स्त्रियों के प्रति जो है पुरुषों का जो रवैया है वो बहुत कठोर नजर आता है। यह बहुत गलत है और मानवता के नियमों के खिलाफ है। तो इस प्रकार आज हमने इस संपूर्ण कविता का अध्ययन किया और इसके प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा कर ली है। अब हम नवीन पाठ के साथ उपस्थित होंगे। घर पर स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए अपने अध्ययन को जारी रखें। धन्यवाद।